नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांश एकेडमी में। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के 25-30 प्रश्न हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, इसको देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी काम का चीज़ है ये। पढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न में। कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। इसी का नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर अपन टार्टेरिक एसिड की बात करें, अगर टार्टेरिक एसिड की बात करें दोस्तों, तो टार्टेरिक एसिड जो है ये आपको अंगूर में और इमली में खास करके आपको देखने को मिलता है टार्टेरिक एसिड। ठीक है, जो खट्टे चीज़ें हैं। अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड जो है विनेगर यानी सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में पाया जाता है ना। दूध का जो खट्टापन वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलता है। और दूध में याद रखिएगा, दूध में जो है दोस्तों लैक्टोज नाम का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और इस लैक्टोज को पाचन मतलब डाइजेशन के लिए, इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर से एक एंजाइम निकलती है जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है उसका? रेनिन एंजाइम निकलती है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्तों, इस रेनिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम होने लगता है। तो जिस तरह से बूढ़े लोग दूध को बड़े आसानी से नहीं पचा पाते हैं, और छोटा बचवा लोग जो होता है, बउआ सब, उस सबको रेनिन इतना ताबड़तोड़ मिलता है कि आराम से कितना भी दूध भर दिन वो पी ले, कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है दोस्तों कि 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करना है आपको। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि M1D1 इजकल्स टू M2D2 होता है कॉन्सेप्ट किसमें? टाइम एंड वर्क में। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 20 आदमी और 15 लड़का, और है तो प्लस प्लस का साइन लगेगा। देखिए 20 आदमी, 20 मैन प्लस 15 बॉयज यानी 15 लड़का मिल के कितने दिन काम करते हैं दोस्तों? तो 10 दिन काम करते हैं। और उतना ही काम कौन करता है? तो 25 आदमी यानी 25 आदमी और 10 लड़के, 10 लड़का कितना दिन काम करता है ये दोस्तों? ये करता है 9 दिन काम करता है। और आपको एम और बी का यानी मैन का और बॉय का क्या करना है? रेशियो निकालना है दैनिक कार्य का। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है, गुना कीजिए इसको, तो आ जाएगा 200 मैन प्लस 15 से उसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 120 बराबर 9 से इसको गुना करेंगे 25 नमक 225, 25 M प्लस 9 से इसको अगर करेंगे कि क्या होगा? 90B आ जाएगा। अब M को एक तरफ कर लीजिए और B को एक तरफ कर लीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो हम M को उधर भेज देते हैं, तो 225 में से 200 चला गया, कितना बचा? 25M बचा। और इस 150 में से 90 को घटा देते हैं, तो 90 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60B आ जाएगा। और हमको निकालना क्या है? M/B, इसका रेशियो निकालना है। तो M/B मतलब 60/25 आ जाएगा। काटेंगे इसको 5 से, 12, 12 पंचे 60, 5 पचे 25, यानी आपका रेशियो आ जाएगा कितना? 12/5। 12/5 देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको टकाटक तरीके से दिख रहा होगा। आप भी क्या कीजिए, इसको मारिए और आगे बढ़ते हैं। एक इल्तिजा है दोस्तों आप सभी से। इल्तिजा ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दोस्तों का ग्रुप है, तो ग्रुप थोड़ा भयानक रहता है ना, भौकाली टाइप रहता है दोस्त का ग्रुप, तो ज़्यादा मज़ा आता है। 2 4 5 10 15 2000 3000 में क्या ही मज़ा आने वाला है। तो आप इसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। प्रत्येक 18 अंडा खरीदती है, उसमें से 3 अंडा उसको खराब मिलता है। इसी दर से यदि वह टोटल 690 अंडा खरीदती है तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे? मुझे एक बात बताइए आप, 18 अंडा खरीदती है, प्रत्येक 18 अंडा खरीदती है, तो उसमें से 3 अंडे उसको खराब मिलते हैं, तो बढ़िया अंडा कितना मिलता है उसको? तो कहेंगे आप 15 मिलता है। प्रत्येक 18 अंडे पे सही अंडा जो है उसको कितना मिलता है? 15। टोटल अंडा कितना खरीदती है वो? 690। आपको बता रहा है कि 690, आपको आपसे पूछ रहा है कि 690 अंडा जब वो खरीदती है तो टोटल उसके पास अच्छे अंडे कितने बचे? तो एक बात बताइए, जब 18 अंडे में हमें 15 अंडे मिल रहे हैं बढ़िया, तो एक अंडे में कितने मिलेंगे? तो कहेंगे आपकी 15/18।
टोटल अंडे खरीदे कितने उन्होंने, 690। तो 15/18 गुना 690 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे इसको, 3 से इसको आराम से काटेंगे, कितने में, 3×5 = 15, 3×6 = 18, फिर 6 से इसको काटेंगे, 6 115 हो जाएगा, 6 से कट गया। 115 गुना 5 करेंगे, देखिए 5 को डायरेक्ट 100 से गुना कीजिए, 500 हुआ, और 15 को 5 से गुना गुना कीजिए, 15×5 = 75 हुआ, यानी 575 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी जल्दी करेंगे, एग्जाम में टाइम की कमी रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। देखिए फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे है, तो आगरा से जस्ट 40 या 43 किलोमीटर की दूरी पे फतेहपुर सीकरी है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा का मतलब होता है विजय द्वार। बुलंद मतलब विजय, और दरवाजा मतलब आप जानते ही हैं, बुलंद दरवाजा का जो अर्थ है वह है विजय द्वार। इन्होंने इन्होंने जब गुजरात विजय किया था, ऑप्शन नंबर सी में आप देखिएगा जरा, गुजरात लिखा होगा। गुजरात विजय के दरमियान इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और ये बुलंद दरवाजा बना कब था, तो बुलंद दरवाजा बना था दोस्तों 1575 ईस्वी में। बन के तैयार हो गया था 1575 ईस्वी में, लेकिन काम इसकी स्टार्ट हुई थी, कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1573 ईस्वी में। क्लियर है। अगर अकबर भाई साहब की अगर बात करें, तो अकबर की थोड़ी बात करते हैं इस सवाल के जरिए। कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में डिस्कस भी करेंगे, देखिए कैसे। अकबर का जन्म जो है दोस्तों 1542 में हुआ था। कब हुआ था, 1542 में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। राणा वीर साल के महल में हुआ था, अमरकोट में, 1542 में। और ये भाई साहब 1556 आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों, क्योंकि ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है। क्या है, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी, हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। तो इन्होंने 1556 में ही राजा बन गया था। बताइए 1542 में पैदा हुआ और 1556 में मुगल साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य का राजा बन गया। कितना उम्र में बना है, तो आप देखिए कि 14 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में ये राजा बन गया। 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अब कहिएगा कि 14 साल की उम्र में पानीपत का लड़ाई लड़ रहा था क्या, नहीं, लड़ नहीं रहा था। लड़ कौन रहे थे एक्चुअल में, सैन्य नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम था बैरम खान। सैन्य नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे बैरम खान। बैरम खान, बैरम खान कौन थे भाई साहब, बैरम खान कौन थे, तो हुमायूं के सेना के अध्यक्ष थे हुमायूं के। तो हुमायूं क्योंकि मर चुके थे, हुमायूं क्या मर चुके थे, तो अकबर का संरक्षण रहा। तो बैरम खान साहब ने 1556 से लेकर के 1560 तक संरक्षण प्रदान किया। किसको, अकबर को। बैरम खान ने 1556 से लेकर के 1560 तक क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। किसको, अकबर को किया है। ठीक है। आप याद रख सकते हैं कि अकबर ने भाई साहब क्या किया था, आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर कर लिया था 1571 में ही, 1571 में ही। ठीक है। और ये जो गुजरात का जो लड़ाई हुआ था, गुजरात का जो विजय हुआ था वो 1571 में ही हुआ था। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता है कि 1571 में अकबर गुजरात गया था लड़ाई करने के लिए, तो उस टाइम गुजरात का शासक कौन था, तो मुजफ्फर खां तृतीय था। कौन था, मुजफ्फर खां तृतीय, याद रखिएगा। मुजफ्फर खां तृतीय उस समय गुजरात का शासक था। 1571 की बात है ये, 1571 की बात है ये। ठीक है, 1571 की बात है। मुजफ्फर खां तृतीय को हराया था। और इसी गुजरात अभियान में ही उन्होंने पहली बार पुर्तगालियों से मिला था, और समुद्र को भी पहली बार देखा था। वो किसने, अकबर ने। बैरम खां इनके क्या थे, सैन्य नेतृत्व कर रहे थे पानीपत की दूसरी लड़ाई में। अगर आपसे पूछे अकबर का बचपन का नाम क्या था, तो जलाल नाम था। क्या था, जलाल नाम था। इनकी माता जी का भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमीदा बानू बेगम। हमीदा हमीदा बानू हमीदा बानू बेगम इनके माता जी का नाम है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे इससे रिलेटेड आपको और प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने सोचा है कि इसको एक जगह नोट डाउन करा करके आपको बता दिया जाए, या आपको लिखा दिया जाए, या आपको रटा दिया जाए। ठीक है। जो करना है आपको करना है, आप ही को करना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। देखिए दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था,
तो 1562 में किया था। कब किया था? 1562 में किया था। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? तो इसको भी 1562 में मिली थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? तो 1563 में। देखिए तीर्थ यहाँ से याद करने का तरीका देखिए, तीर्थ 3 दिख रहा है आपको ना, तो 1563 करेगा। जजिया कर क्या होता था? देखिए जजिया कर एक धार्मिक टैक्स है जो कि गैर मुसलमान लोगों से वसूला जाता था। जजिया जजिया कर क्या था? एक धार्मिक टैक्स था जो कि गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं थे, उनसे वसूला जाता था। तो जजिया कर का समाप्ति जो है ये 1564 में किया इन्होंने। क्लियर है? इबादत खाने की स्थापना जो है दोस्तों इन्होंने 1575 में किया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया। मजहर की घोषणा इन्होंने 1579 1579 ईस्वी में किया है। दीन इलाही की स्थापना तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? 1582 में किया था दीन इलाही की स्थापना। और इलाही संवत की शुरुआत, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आप याद रखिएगा। इलाही संवत की शुरुआत जो है 1583 ईस्वी में इन्होंने किया है। 1583 ईस्वी में इन्होंने किया था। और राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। देखिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले तो आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 में स्थानांतरित किया राजधानी को। किसने? अकबर ने। फिर अकबर ने ही लाहौर लेके चला गया राजधानी को। किसको? मतलब मुगल साम्राज्य की राजधानी को। कब? तो ये 1585 में लेके गया था। ठीक है, तो आप एक सीक्वेंस में इस डेट को याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। मैंने एक सीक्वेंस भी लिखा है, 62 63 64 75 79 82 83 और 85। इसी सीक्वेंस में आपको बार बार क्या करना है, आपको याद रखना, जिसमें से ये जो है ना मजहर की घोषणा और इलाही संबत की शुरुआत, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? आप इसकी अगर वास्तुकला की अगर बात करेंगे तो अकबर के जो है दरबार में तानसेन हुआ करते थे, संगीत सम्राट। उन्होंने उपाधि दे रखी थी, क्या? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दे रखी थी। क्या? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। ठीक है। और अकबर के शासनकाल में ही जब्ती प्रणाली की शुरुआत हुई। दहसाल बंदोबस्त जो है बेसिकली टोडरमल ने लॉन्च करा था, जो कि अकबर का जो था वित्त मंत्री था। तो ये सब चीज़ें फैक्ट के रूप में आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आगरा का लाल किला, ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन ना करना भाई साहब। आगरा का लाल किला, दिल्ली वाला नहीं पूछ रहे हैं भैया। आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। अगर आपसे पूछे फतेहपुर सीकरी, ये तो क्लियर ही हो गया। उसके बाद फिर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर नहीं बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया? तो अकबर नहीं बनाया था। तो अकबर को अच्छे खासे से हम लोग निपटा दिए हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। निपट गया ना अकबर भाई साहब? हाँ निपट ही गया। एक और पॉइंट लिख लीजिए। क्या? क्या लिखिए, आपको बताते हैं यहाँ पे अकबर से रिलेटेड एक अच्छा पॉइंट बता रहे हैं आपको। और आपको पता भी होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम आपको पता ही होगा, उसका नाम क्या था? चेतक। ठीक है। इसका हाथी का नाम क्या था पता है आपको? महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद। अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया था 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में। और जब बंदी बनाकर, क्योंकि बड़ी खतरनाक हाथी था, इसकी हाथी इसके सूंड में तलवार लगाया जाता था, बहुत खतरनाक हाथी था भैया। राम प्रसाद को पकड़ करके बंदी बना के कारागार में डाल दिया गया। राम प्रसाद बेचारा महाराणा प्रताप की याद में खाया पिया कुछ नहीं, भूखे रहा, अनशन पे बैठ गया। और अंत समय में क्या हुआ? भूखे भूखे उपवास करते करते अपने मालिक महाराणा प्रताप की याद में अपना प्राण यानी देह को त्याग कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी में आप याद ये रख सकते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहीं पे है। कहाँ पे है? विवेकानंद रॉक विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी में है। मोदी जी अक्सर यहाँ जाकर के मौन धारण करते रहते हैं, आप लोग फोटो वोटो में देखे होंगे। इलेक्शन के रिजल्ट से पहले या इलेक्शन से पहले वो घूम फिर के चल आते हैं कभी कभी कहीं इधर उधर से। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो क्यों ना एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, समकोण त्रिभुज एक बनाया जाए।
तो बनाते हैं भैया, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो नाम दे दिए भैया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण होगा तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ये बनाएगा, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। अब इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया, देखिए वृत्त अगर आड़ा टेढ़ा हो जाए तो टेंशन ना लेना, आप समझ जाना वृत्त है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोटी सबसे गोल ही बने, इसी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि वृत्त हमारा एकदम परफेक्ट जो बने, आप समझ जाना वृत्त है, ठीक है। ये इसका रेडियस हो जाएगा, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, एक बात बताइए, इस एबीसी ट्रायंगल में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं होंगी, और वो दोनों भुजाएं क्या है, एक तो AB है, दूसरा क्या है, BC है। वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये क्या है 24 सेंटीमीटर है, क्लियर है। और आपसे पूछा है कि ये जो सर्किल बना है, जो कि लग नहीं रहा है कहीं से भी, लेकिन मान लीजिए बना है, ये सर्किल का आपको रेडियस निकालना है। तो ज़रा एक बात बताइए, ये आपको 10 है, ये आपको 24 है, और ये AC जो है ना 90 राइट एंगल ट्रायंगल में AC हाइपोटेनियस कहलाता है, कर्ण कहलाता है। जब आपको आधार यानी बेस और ये परपेंडिकुलर पता हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों ज़रूरत नहीं है, कि आप ज़रा बताइए मेरे को कि ये 5 है, ये 24 है, अच्छा ये 10 है, ये 24 है, तो 10 का आधा कितना होता है 5, और 24 का आधा कितना होता है 12। तो एक बात बताइए आप कि 5 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट है या नहीं है, तो कहेंगे हाँ भाई एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 13 के स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या किए, इसको भी 2 से गुना कर दिए और इसको भी 2 से गुना कर दिए, तो हमें इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुना किए तो ये हो गया 10, ये हो गया 24, और ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 26। तो यहाँ पे देखिए आपको 10 और 24 दिया हुआ है, 10 और 24 आपको दिया हुआ है। तो ये जो AC हो जाएगा, इसका लेंथ बिना निकाले हम बोल सकते हैं 26 हो जाएगा, है ना। ट्रिपलेट का यूज करके AC जो हो जाएगा उसका हम क्या कर सकते हैं, बिना निकाले हुए 26 बता सकते हैं, क्लियर है। जब हमारा AC 26 आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में जब सर्किल हो और आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों पता हो, तो रेडियस, इसके अंदर का जो रेडियस है, वो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आप याद रखिएगा, क्या ये होता है P प्लस बी माइनस एच बाई टू, P प्लस बी माइनस एच बाई टू, क्लियर है, याद रखिएगा। P मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपका 10, बेस कितना है आपका 24, और माइनस हाइपोटेनस कितना निकला यहाँ पे आपका 26, डिवाइड करना किससे 2 से। तो 14 में 24 और 10 34, 34 में से 8 26 गया, कितना बचा 8, 8/2 करेंगे, आपका 4 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगा इस सर्किल का, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। देखिए कह रहा है कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ये भी सवाल पूछा गया। 1875 में क्या हुआ था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसको बाद में AMU हम लोग कहते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जिनका स्थापना सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इनको कहा जाता है, मुस्लिम बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे ये, सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगर 1875 की बात करें दोस्तों, तो 1875 में और भी कुछ हुआ था, उसको ज़रा देखते हैं। 1875 में ही आर्य समाज का स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। क्या किया था, आर्य समाज का स्थापना किया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती से आपको कुछ याद आ रहा है, कहेंगे क्या याद आ रहा है, तो इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, अक्सर सवाल में एग्जाम में पूछा जाता है। उस पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना किया था।
यही दयानंद सरस्वती भाई साहब सबसे पहले बोले थे कि भारतीयों के लिए भारत है, इन्होंने नारा दिया था सबसे पहले। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ही ने किया, आप लिख लीजिए। स्वराज, स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका एक फेमस नारा था, क्या नारा था, क्या नारा था, कि भारतीयों के लिए भारत है, भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए भारत है, ठीक है, भारतीयों के लिए भारत है, ठीक है। 1875 में ये काम हुआ था, आर्य समाज का स्थापना हुआ था। बाद में आर्य समाज का विघटन भी हो गया था, मुंबई में हुआ था सबसे पहला इसका 1875 में स्थापना। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, किसकी हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जिसका संस्थापक कौन थे, तो कर्नल अलकाट थे और मैडम ब्लाटवस्की थी। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाटवस्की, ध्यान रखिएगा, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाटवस्की, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाटवस्की 1875 में। इंडियन लीग का भी स्थापना हुआ था, कहाँ पे, 1875 में ही। किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन लीग का स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने किया था, 1875 में ही हुआ था, ठीक है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहला मतलब पहले शिक्षा मंत्री थे, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ये, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, ठीक है। इनका एक पत्रिका है, इनका एक पत्रिका है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने एक पत्रिका जो है उनका प्रकाशन किया था, उसका नाम है अल हिलाल। क्या नाम है उसका, अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल पत्रिका, अल हिलाल पत्रिका, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, अल हिलाल पत्रिका। और इन्होंने एक बड़ा ही फेमस किताब का प्रकाशन भी किया था, उसका नाम क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ये किताब के रचयिता कौन है, अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको पता ही है, इनके बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है, लेकिन कर लेते हैं, है ना। इनको कायदे आजम का उपाधि दिया गया था, बताइए, कायदे आजम, हालांकि उस लायक ये वो थे नहीं, लेकिन दिया गया। कायदे आजम की उपाधि इनको कौन दिया था, तो महात्मा गांधी साहब ने कायदे आजम की उपाधि दिए थे। और इन्होंने ही 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसका ऐलान जो है मोहम्मद अली जिन्ना के उकसाने की वजह से ही 16 अगस्त 1946 को हुआ था। मतलब हमें जब आज़ादी मिली थी उससे 1 साल पहले की बात है, ठीक है। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें अगर, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपको मैं बताऊं कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू किया गया था, ठीक है, भारत में। 1973 में क्या हुआ था कि एक एक आदमी का आपको नाम याद रखना है, क्या, उनका नाम है कैलाश सांखला। क्या नाम है, कैलाश, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला। ये जोधपुर के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले हैं ये, जोधपुर के रहने वाले थे। इनके ही प्रयास से, इनके ही प्रयत्नों से 1973 में इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कैलाश सांखला के प्रयास से, इनके प्रयत्न से मैडम इंदिरा गांधी जी ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ये जोधपुर के रहने वाले थे, कैलाश सांखला, इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको, कैलाश सांखला को। इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको, कैलाश सांखला को। अगर टाइगर रिजर्व की बात की आई है तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक बात बताइए मेरे को कि क्षेत्रफल, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, आप हमें बताएंगे, ठीक है। दूसरा, एरिया के हिसाब से ही सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, ये भी आप हमें बताएंगे। अगर सबसे बड़ा आपसे पूछ दे, किसके, एरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर सबसे बड़ा पूछ दे आपसे, तब क्या कहेंगे, नागार्जुन सागर। क्या कहेंगे, नागार्जुन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का।
और यह है कहाँ पे? यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगर सबसे छोटा पूछे तो ये पेंच है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र पे है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। हालांकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ये टाइगर रिजर्व पड़ता है। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों हो तो आप महाराष्ट्र को टिक करेंगे, अगर महाराष्ट्र ना हो तो मध्य प्रदेश को लगाएंगे। आपसे अगर सवाल पूछ दे कि पूरे दुनिया में सबसे ऊंचे जगह पे, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है? पूरे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है? तो उनका नाम है नामदफा, याद रखिएगा, नाम नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व। ये सबसे हाइट पे, सबसे ऊंचाई स्थान पे बनाया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा, मतलब ऊंचाई पे स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा। ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। अगर आपसे पूछ दे भैया कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है 1992 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1856 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की, किसकी बात करते हैं? लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की। और दूसरा करेंगे लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड डलहौजी जो हैं, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, ये 1848 से लेकर के 1856 में है, 56 तक है। और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है, ये 1856 से लेकर के 1862 तक है, ठीक है। ये गवर्नर जनरल थे भारत के अंग्रेज के टाइम में, ब्रिटिश इंडिया में। अगर सवाल में ये पूछा जाता आपसे कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये किस गवर्नर जनरल के समय में आया, अब देखिए 56 ये भी है, डलहौजी भी है, और 56 में कैनिंग भी है, और ऑप्शन में दोनों रहेगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा। तो आपको आंसर टिक क्या करना है? आपको लॉर्ड कैनिंग टिक करना है आंसर, है ना। इनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है ये पारित हुआ था। अगर 1854 की यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1854 में बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें क्या हम लोग समझ सकते हैं कि वुड डिस्पैच जो है वो लाया गया था 1854 में। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच जो है ये लाया गया था डलहौजी के टाइम में। ये शिक्षा सुधार संबंधी क्या था? अधिनियम था, शिक्षा सुधार संबंधी था, शिक्षा सुधार संबंधी था। वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था। अगर अपन बात करें थोड़ा सा 1800 ये कैनिंग की बात करें, तो कैनिंग के समय में आप जानते हैं 1857 की महान क्रांति हुई थी। उस समय भाई साहब यही कैनिंग थे, आप यहाँ देख सकते हैं 56 से 62 तक इनका कार्यकाल था। 1857 में ही इन्होंने नियंत्रक यानी महालेखा परीक्षक पद की जो है ना इन्होंने स्थापना करी थी। महालेखा, महालेखा परीक्षक इनके ही समय में क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। जो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग CAG कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? CAG। और कैग का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक का है। ये सब भी रिवीजन आपको कर लेना चाहिए, और हो भी गया। 1857 की क्रांति कैनिंग के समय में हुआ था। महालेखा परीक्षक पद की जो है कैनिंग के टाइम में ही व्यवस्था की गई थी। 56 से 62 तक इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड डलहौजी का 48 से 56 तक था। डलहौजी जो है दोस्तों ये डॉक्टराइन ऑफ लेप्स के लिए बड़ा फेमस हुए थे। डॉक्टराइन ऑफ लेप्स, डॉक्टराइन ऑफ लेप्स का मतलब होता है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत मतलब राज्य हड़प नीति इन्होंने लाया था। और इस राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले जो राज्य को उन्होंने हड़पा था उसका नाम है सतारा। क्या नाम है उसका? सतारा। कब हड़पा था? तो 1848 में ही इन्होंने हड़प लिया था। हालांकि बाद में कैनिंग ने इसको ख़त्म कर दिया था, इस व्यवस्था को, राज्य हड़प नीति की व्यवस्था को कैनिंग ने ख़त्म कर दिया था। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शासन अधिनियम 1858 आया। और 1858 में ये व्यवस्था, उस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई
कि भारत का जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? वायसराय कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जरा बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। यहाँ से भी दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट अधिनियम जो है कैनिंग के समय में आया था, यानी हाई कोर्ट अधिनियम कैनिंग के समय में आया था। उस अधिनियम के साथ मद्रास, बम्बई और कलकत्ता तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। क्लियर है? बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर द्रविड़ होगा या जो भी होगा, आप देख लीजिएगा, नाम कुछ हो लेते हैं, नाम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20% लाभ प्राप्त होता है। 1,20,000 रुपया में कोई कार बेचता है और उसको 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं, आसान सवाल है। अब बताइए, एसपी आपको दे रखा है कितना? एसपी दे रखा है आपको 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट वो कमा रहा है, कितना कमा रहा है? तो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा था। अब करेंगे क्या? इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5, यानी 5 रुपया अगर सीपी है, 5 रुपया अगर सीपी है, इसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा एसपी कितना बन रहा है? 6 रुपया। एसपी कितना बन रहा है? 6 रुपया। लेकिन सवाल में एसपी दे कितना रखा है? 1,20,000। तो ये 6 जो है, ये 6 जो है 1,20,000 के बराबर हो जाएगा। 6 जो है 1,20,000 के बराबर हो जाएगा। आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपया आपका यहाँ पे एक एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 20,000 रुपया। हम सीपी निकालना चाहते हैं, तो सीपी कितना है हमारा? 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,00,000 रुपया हो जाएगा। यानी सीपी हो गया आपका कितना? 1,00,000 रुपया। सीपी हो गया 1,00,000 रुपया। अब इस 1,00,000 रुपया में वो कह रहा है कि 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो इस 1,00,000 का 130% आप निकाल दीजिए। इस 1,00,000 का आप क्या कीजिए? 30% लाभ कमाना चाहता है ना, तो 130% आप निकाल लीजिए, है ना। ये 2 जीरो काट दिए, यानी फाइनली क्या बचा? 13 में 3 1 4 शून्य, 13 में 4 शून्य, इतना रुपये का क्या होगा? एसपी हो जाएगा। आपको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है, बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, इस पर क्या ही समय और दिमाग लगाना। आगे देखिए, कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। ठीक है, एक बात बताइए आप हमें कि n क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन जब इसको 9 से डिवाइड किया जाता है, 9 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल जो बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है वो 4 बचता है। मैं अगर आपसे कहूँ कि 9 का ऐसा कि मतलब n का वैल्यू आप निकालो, तो आप कहोगे कि n का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा। एक बात बताइए, जब हम 9 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। अच्छा, 9 + 4 कितना होता है? तो कहेंगे आप 13 होता है। और ये 13 n का सबसे छोटा वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि जब 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बच जाएगा। 9 को जब मतलब 13 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? 13। क्योंकि और भी वैल्यू हो सकता है क्या? इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। आप करें क्या? 9 गुना 2 कर दें, अब प्लस इसमें 4 कर दें। 9 दूना 18, 4 22। 22 भी ऐसा संख्या है जिसको 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। आप कहेंगे और भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 9 गुना 3 कर दें और प्लस, यानी 9 का कोई भी मल्टीपल करें उसमें प्लस 4 कर दें, वो जो आएगा वो n का ही वैल्यू होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? तो हम क्या करेंगे कि n का जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है ना, वो ले करके या सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल के क्या करेंगे? अपना टिक कर देंगे। लंबा प्रोसेस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम मान लेते हैं कि n का वैल्यू कितना है? 13। यहाँ पे ये n जो है ना, ये n, इसका वैल्यू हमने मान लिया 13, क्योंकि 13 को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा ना। जी हाँ, बचेगा। कह रहा है कि इसका 12n को 9 से विभाजित किया जाए। 12n, n का वैल्यू 13 है तो 12n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 गुना 12, 12 13 56 से, यानी 156 हो गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करना है? 9 से डिवाइड करना है। इसको किससे करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो 156 को आप 9 से विभाजित कीजिए और शेष बचाइए, कितना होगा? तो 9 9 9 6 15, 9 7 63। ठीक है, तो शेष कितना आ गया? 3। यही 3 शेष रिमाइंडर तो आपको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब कोई कहेगा कि हम 13 क्यों मानेंगे, भाई साहब 13 नहीं मानेंगे तो अगला वाला वैल्यू भी मान लो, उससे अगला वाला मान लो, मानने का बहुत इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, ठीक है। छोटा वाला इसीलिए मानेंगे सवाल आसान और जल्दी बन जाए। अनिल ने 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। देखिए इसका धंधा है ब्याज खाना, किसका, अनिल का। आंधून ब्याज फेंक रहा मार्केट में, दुबे को 3 साल के लिए दे दिया, राघव को 8400 रुपया दे दिया 4 साल के लिए, ले जाओ ब्याज देते रहो, बैठ के खाएंगे हम। साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 रुपया प्राप्त होता है। तो ब्याज का दर आपको बताना है। बताइए एक बात, हमें दर पता नहीं है तो हम रेट को मान लेते हैं आर, हम मान लेते हैं रेट को आर परसेंट, रेट को मान लेते हैं आर परसेंट। अब देखिए 7200 रुपया, 7200 रुपया 3 साल के लिए आर परसेंट पर दिया तो ब्याज कितना हो जाएगा, इतना ही ना होगा जी। 7200 गुना 3 गुना आर बटे 100 प्लस और भी ब्याज पे लगाता है। देखिए 8400 गुना कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, आर परसेंट, और ये टोटल ब्याज बराबर आ जाएगा। टोटल ब्याज कितने का, 4968 का, 4968 का। आप इसे सॉल्व कीजिए, 2 से खत्म हो गया, 3 से काटे, 3 से गुना कीजिए, 6 7 21 यानी 216 आर प्लस ये 20 खत्म हो गया, 4 से की 4 चौके 16, 8 चौक 32 1 33, 336 आर हो गया और बराबर हो गया 4968। यहाँ से आर का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, 6 6 12, 3 2 5 1 6, 3 2 5, इतना हो गया आपका आर, ठीक है, बराबर 4968। यहाँ से आर का वैल्यू आप निकालेंगे तो 9% आएगा आपको, ठीक है। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। देखिए अमर को ए मानते हैं, कोमल को के मानते हैं। इसका आय मतलब इनकम, इनकम का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:4, 5:4। और वी आई यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो भी दे रखा है कितना, 2:1 एक्सपेंडिचर। और ये प्रति महीना जो है कितना रुपया बचा लेता है, 6000 रुपया ये बचा लेता है दोनों। तो आपको बताना है अमर की आय कितनी है। बनाने का अलग अलग तरीका इसको हो सकता है। एक तो पहले हम लॉन्ग मेथड समझते हैं, जो मेथड लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं और करना उसको नहीं चाहिए। कैसे, मान लीजिए कि इसका इनकम 5x है, आप क्या कीजिए, पहले x मान के बनाते हैं। मान लीजिए इसका इनकम 5x है और इसका इनकम 4x है। तो एक बात बताइए, इनकम में से जब ये सेविंग है, ये सेविंग है, टोटल इनकम में से अगर हम सेविंग को घटा दें, टोटल इनकम में से अगर सेविंग को घटा दें तो हमें ये जो एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा ना। मान लीजिए सेविंग में से हम, सॉरी इनकम में से अगर हम सेविंग को घटा दें, जितना हम कमाए उसमें से अगर हम जितना हमारे पास अभी है, मान लीजिए 10 रुपया कमाए और हम 5 रुपये के बचत किए हुए हैं, तो घटा दें तो ये जो 5 रुपया आएगा यही तो खर्चा किए हम, बात वही है। अगर हम घटा दें तो ये कुछ ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, हमारे पास इनकम 5x है, ठीक है, 5x है। अगर इनकम में से हम सेविंग को घटा दें, कितने को, 6000 को घटा दें, तो क्या ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा अमर का, कहेंगे हाँ आ जाएगा। और इसको हम डिवाइड कर दें, देखिए 4x इसका इनकम और इसमें से 6000 रुपया घटा दें, तो अब ये जो दोनों हम रेशियो आया है, ये दोनों रेशियो दोस्तों ये एक्सपेंडिचर का ही तो रेशियो आया है अमर और कमल का। और ये बराबर दे रखा है कितना, 2:1 यानी 2/1। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, आंसर यहाँ से भी आएगा। लेकिन एग्जाम में इसे सॉल्व नहीं करना है, वरना सुबह हो जाएगी, एग्जाम में सॉल्व होते रहेगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5x माइनस 6000 बराबर इसको क्या हो जाएगा, 8x माइनस 12000, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे कितना आ जाएगा, 6000 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2000। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000। x का वैल्यू आ गया 2000। आपको अमर का आय बताना है, तो अमर का आय हमने कितना माना है, 5x माना है, और x का वैल्यू 2000 है। तो 2000 गुना 5 करेंगे तो कितना, 10,000 रुपया नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन हमें इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग पीछे हो जाएंगे, और हम लोग को पीछे सोचे तो नहीं है पीछे होने के लिए, अब आगे ऊपर वाला जो करे, है कि नहीं, सही बात है भैया। तो बनाना कैसे है ज़रा देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है भैया, तो 5:4 दे रखा है, बहुत बढ़िया, 5:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, तो कहेंगे 2:1, 2:1 दे रखा है। सेविंग कितना हो रहा है, 6000 का सेविंग ये भी कर रहा है बेचारा, 6000 का सेविंग ये भी कर रहा है।
आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कहोगे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यूनिट आया। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए ना, अभी 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा। आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 8 यूनिट आएगा। और 2 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 12000 आएगा। अब बताइए ये दोनों में अंतर कितने का है? डिफरेंस, डिफरेंस हम ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। 8 यूनिट और 5 यूनिट में डिफरेंस कितने का है? तो कहोगे 3 यूनिट का है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो कहोगे यहाँ पे 12000 6000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6000 का हो जाएगा। आपको यही डिफरेंस को बराबर कर देना है, मतलब ये 3 यूनिट जो है ना, ये 6000 के बराबर है। 3 यूनिट 6000 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर हो जाएगा। और अमर का आय कितना है? तो 5। 1 यूनिट अगर 2000 के बराबर है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 10000 के बराबर नहीं होगा। उतना ताम झाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इसे आप जल्दीबाजी में सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? नोबल गैस क्या होता है दोस्तों? नोबल गैस की अगर हम बात करें, अपन नोबल गैस की बात करें तो जिसका ऑटरमोस्ट ऑर्बिट, ऑटरमोस्ट ऑर्बिट, ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए, एक्सेप्शन के लिए हाइड्रोजन आप मानेंगे, एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन के लिए हाइड्रोजन। इसका क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको 8 है ही नहीं, 8 से 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कहाँ से पूरा करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन है। ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या हो गया? इनर्ट है। वो एलिमेंट क्या है? इनर्ट है। वो एलिमेंट क्या है? इनर्ट है। मतलब वो किसी से अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करेगा। वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा, मतलब वो किसी से अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करेगा। आप याद रखेंगे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन ग्रुप नंबर 18 में आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है कौन सी नोबल गैस है, आपको बताना है। तो आर्गन है भैया, है ना, आर्गन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है ना। सबसे ज़्यादा होता है किसका? फ्लोरीन का। ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोलिकुलर, मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोलिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट करने का मतलब ये कभी इन्वायरमेंट में ओ के फॉर्म में नहीं रहेगा, हमेशा O2 के रहेगा, या O3 रहेगा, या फिर O6 रहेगा, जो भी आप ये मोलिकुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। अकेला ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो खुद से कंबाइन कर लेता है वो, ठीक है। इसी बोलेंगे मोलिकुलर फॉर्म में पाया जाएगा ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू, ये वसा संचायक ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जरा बताइएगा मेरे को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। न्यूयॉर्क में भी कहाँ पे? तो मैनहट्टन द्वीप पे। कहाँ पे है दोस्तों? मैनहट्टन द्वीप पे इसका क्या है? मैनहट्टन द्वीप पे, मैनहट्टन, मैनहट्टन, मैनहट्टन द्वीप पे इसका हेडक्वार्टर है। किसका है? यूएन का। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें टोटल स्टार्टिंग में संस्थापक देश कितने थे? संस्थापक देश कितने थे? तो संस्थापक देश कितने थे इसमें? संस्थापक देश की संख्या थी 51। सबसे लेटेस्ट देश कौन है 193 नंबर का? तो वह है साउथ सूडान। क्या है? साउथ सूडान। ये सबसे रिसेंट देश इसमें जुड़े हैं। इसमें आपको ये मेंबर्स की अगर बात करें तो 5 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। 5 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अस्थाई हैं, अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य, ठीक है, अस्थाई सदस्य 5। और 10 ऐसे हैं जो कि अस्थाई हैं। क्या हैं ये? अस्थाई हैं।
तो जरा एक बात बताइए, जब ये अस्थाई है तो इसका कार्यकाल होता होगा, तो अस्थाई सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी। अस्थाई सदस्य कौन कौन है, तो आप जानते हैं अस्थाई सदस्य कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, चाइना और रसिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 सदस्य जो हैं अस्थाई हैं, ठीक है। और 10 जो है वो अस्थाई है। क्लियर है। इसका जो ऑफिशियल भाषा है, यूएन का ऑफिशियल भाषा है वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों है, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों है। आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषा हैं, यूएन का आधिकारिक भाषा है। क्लियर है। ये हमारा हो गया। देखिए सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था, तो सुशील कुमार ने कुश्ती के लिए, हरियाणा के रहने वाले हैं भाई साहब, कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था। अगर ओलंपिक की बात करें दोस्तों, तो ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक खेल की स्टार्ट जो है 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। कहाँ से हुई थी, ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। अगर आईओसी की बात करें, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका स्थापना अगर पूछें आपसे, इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून 1894, 23 जून 1894। इसीलिए इस 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ओलंपिक डे मनाते हैं, ओलंपिक डे मनाते हैं, ठीक है। ओलंपिक दिवस भी इसको इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं आईओसी का। अगर पूछें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है लुसाने। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, लुसाने। लुसाने कहाँ है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है ये, स्विट्जरलैंड में लुसाने है, ठीक है। अगर अपन बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में आपको हम बता दें कि अभी तक हमारे पास टोटल 10 गोल्ड मेडल है। 10 गोल्ड मेडल है टोटल। कितने गोल्ड मेडल हैं, 10 गोल्ड मेडल हैं। और इस 10 गोल्ड मेडल में भाई साहब 8 गोल्ड मेडल अकेले हॉकी से है, यानी हॉकी से है हमारे पास 8 गोल्ड मेडल है। हॉकी से कितना है, 8 गोल्ड मेडल है। हॉकी से कितना है, 8 गोल्ड मेडल है। कब कब है, तो ज़रा देखिएगा, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। ये ईस्वी में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, हॉकी में। कौन कौन हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गोल्ड मेडल हम लोग जीते हैं। कब कब, 1928, 1932, 1936। 4 4 साल पे ओलंपिक होता है, आप तो जानते ही हैं। 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और 2024 में कहाँ पे हुआ, पेरिस में हुआ है। 1928, 1932, 1936, 1948, 1954, 1956, 1964 और 1980, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है 1928, ये 1928 एक इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन जाता है। क्या बन जाता है, एक तो हॉकी में हमने गोल्ड मेडल लेकर आया था। दूसरा, ये जो 1928 का ओलंपिक जो है एम्स्टर्डम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ पे है, नीदरलैंड की राजधानी है, एम्स्टर्डम में हुआ था। और यहीं यहीं 1928 से ही मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी ओलंपिक में। मशाल जलाने की मशाल जलाने की मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी। मशाल जलाने की शुरुआत जो है वो कहाँ कब हुई थी, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और भारत ने हॉकी में अपना 8 तो ये हो गए गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल और लेकर आए हैं। कौन कौन, एक है अभिनव बिंद्रा जी शूटिंग में, बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा जी। और दूसरा टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ठीक है, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस है ना, ये भी याद आपको होगा, नीरज चोपड़ा जी। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक, सबसे पहले तो बताइए श्वेत क्रांति स्टार्ट कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था श्वेत क्रांति स्टार्ट, है ना। वर्गीज कुरियन थे भारत में श्वेत क्रांति के जनक। इस श्वेत क्रांति को ही एक और नाम दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेशन फ्लड। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से है। श्वेत क्रांति मतलब दूध से संबंधित है, दूध का उत्पादन है, उससे उससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो भी श्वेत क्रांति का ही दूसरा नाम है। वर्गीज कुरियन भाई साहब इनके क्या थे,
जनक माने जाते थे। और एम एस स्वामीनाथन क्या हैं, ये हैं हरित क्रांति के जनक हैं। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जिस फसल का उत्पादन बढ़ा है उसका नाम है गेहूँ। गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में देखने को मिला है। और हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सॉरी पश्चिमी, देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अत्यधिक लाभ हुआ था हरित क्रांति में। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा साहब ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? रामचंद्र गुहा साहब ने लिखे हैं। रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी, इंडिया आफ्टर गांधी, ये आपको ध्यान में रखना है। रामचंद्र गुहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगी अरुंधति राय, अरुंधति राय, अरुंधति राय का एक बड़ा ही फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय जी का, ये आपको ध्यान में रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय जी हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए द गाइड के लेखक कौन है? द गाइड के लेखक कौन है? द गाइड के लेखक कौन है दोस्तों? आर के नारायण है। ठीक है, आर के नारायण द गाइड के लेखक ये हैं। आप मुझे बताइए किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कि इसका लेखक है भारवी, है ना। अब आप मुझे बताइए कि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ये सब के लेखक कौन है? रणभूमि, गोदान, गबन, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, प्रेमचंद हैं। पोस्ट ऑफिस किसके, कौन उनके लेखक कौन है पोस्ट ऑफिस के? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं भाई साहब रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा जी। ठीक है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी है और बी सी भी दे रखा है आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, सवाल बेसिकली आपसे फॉर्मूला टेस्ट और कैलकुलेशन टेस्ट करना चाहता है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ए बी और सी इसका नाम हम दे दिए। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब दो साइड क्या होगा? बराबर होगा। और दे भी रखा कि ए बी बराबर बी सी है। और ये है कितना? 26 है। ये भी 26, ये भी 26 है। ठीक है, और बी सी दे रखा आपको कितना? 20। आपको एरिया निकालना है। एक प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे कि बराबर साइड के अपोजिट वाला एंगल बराबर होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन उसका हमें यूज है नहीं, हमें निकालना है एरिया। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो आप रिवाइज कर लेंगे उसको। क्या कर लेंगे कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, बी है और ये बी है और ये ए है, मान लो इक्वल साइड बी भी मान लिए, बराबर बी फोर बराबर 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 साइड बी भी मान लिए, और अनइक्वल साइड हमने ए मान लिया। तो अगर इस ट्रायंगल का अब एरिया पूछे आपसे, इस ट्रायंगल का क्या पूछे? एरिया पूछे, तो आप क्या करोगे? ए बटा फोर, 1/4 रूट अंडर 4b² माइनस ए स्क्वायर, इसको आप रट जाओ और भयानक तरीके से रटो। नींद में भी पूछे कोई तो आप तुरंत बता दें कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है a/4 रूट अंडर 4b² माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पे a जो है वो अनइक्वल साइड है और b 4 बराबर होता है, तो ये बराबर साइड है। इसी का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेंगे। तो a/4 मतलब क्या रखेंगे यहाँ पे? 20/4 रूट अंडर 4b² मतलब 26 के स्क्वायर कितना होता है? 676। ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर मतलब कितना आ गया? 400। कोई दिक्कत नहीं। इसको काटेंगे तो 5 रूट अंडर 676 गुना 4 कीजिए तो 2400 हो गया। और इसको कहेंगे 6 चौक 24 बचा 2, 7 चौक 28, 2 30 बचा 3, 6 चौक 24, 3 27, 2704 में से आप घटाएंगे कितना? 400। इसको जब घटाएंगे आप,
यही हुआ ना, कैलकुलेशन देख लीजिए, 4 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 7 चौक 28 2 30 बचा 3, 6 चौक 24 3 27, ठीक है। 2704 में से 400 घटाना है, यानी 2304 बचेगा। तो 5√2304, 5√2304। अब मुझे बताइए 2304 किसका स्क्वायर होता है? 2304 किसका स्क्वायर होता है? तो कहिएगा 48 का होता है। तो 5 × 48 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 5 × 40 कितना होता है? 200। और 5 × 8 कितना होता है? 40, यानी 240 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें फॉर्मूला था। अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला नहीं याद है एग्जाम में, और उसके पास टाइम है, फॉर्मूला याद नहीं है और उसके पास टाइम है, और वो सवाल को कर सकता है, तो कर सकता है, तो बिना फॉर्मूला का भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे इसमें? हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि तीनों साइड आपको पता है। तो सेमी सेमी पेरीमीटर निकालिएगा, फिर रूट अंडर लगाइएगा, S × S-A × S-B × S-C कीजिएगा। आधा घंटा तक आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तब तक सब लोग घर चले जाएंगे। कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है दोस्तों? तो यूनेस्को का है पेरिस में। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है पेरिस। ठीक है, सीन नदी किनारे। न्यूयॉर्क यूनिसेफ का आंसर हो गया। वाशिंगटन डीसी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी का डीसी में जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। क्लियर है? आप मुझे बताइए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है, अब कहाँ पे है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये भी साथ ही साथ बता दीजिएगा कि भारत का भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, और भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। फटाफट छापते जाइए कमेंट में। ठीक है। कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए ना कि संख्या 100 है, संख्या 100 है, इसमें 20% पहले क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 20% अगर हम 100 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि इसको 15% फिर बढ़ाया जाता है, तो 80 में आपको 15% बढ़ाना है। 80 में 15% बढ़ाने का मतलब हुआ कि 80 को 115% होना पड़ेगा। कहिएगा हाँ। इसको काटिएगा, काटिएगा। अब इसको गुना करना है ना, गुना करना है। देखिए 115 × 8, तो 100 × 8 800 हो गया, और 15 × 8 कितना होता है? 15 8 है 120, 120 8 है, यानी 920 हो गया। 920/10 करेंगे तो 92, डायरेक्ट कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो 92 हो गया। ठीक है, हमने माना था 100, इशारा ऑपरेशन करने के बाद आ गया 92, और सवाल कहता है कि 64 कम हो जाता है। देखिए तो भैया हमारा कितना कम हुआ है? हमारा कम हुआ है 8। 100 माने थे, आया 92, कम हुआ हमारा 8, और सवाल कह रहा है कि 64 कम हुआ। तो क्या आपको इतना करने में परेशानी हो रही है? यही 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 64 का। तो कहिएगा कितने गुना है? तो 8 गुना है। तो जो हम माने थे उसको भी तो 8 गुना करना पड़ेगा। इसको भी 8 गुना किए, 800 निकाले, और यही 800 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते जा रहे हैं ना? शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों वगैरह में, दोस्त के ग्रुप में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहली बात तो भारतीय आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई की बात करें, तो हिल्टन आयोग के सिफारिश पे, याद रखिए सवाल पूछता है हिल्टन आयोग, हिल्टन कमीशन के सिफारिश, हिल्टन कमीशन को शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो हिल्टन आयोग के सिफारिश पे 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी। किसके सिफारिश पे? तो हिल्टन लिख देता हूँ, हिल्टन हिल्टन आयोग, हिल्टन आयोग। यही हिल्टन आयोग को शाही आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही आयोग भी कहते हैं, शाही आयोग। शाही आयोग के सिफारिश पे 1935 में, 34 का एक्ट था, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अपन बात करें आरबीआई की, तो 1935 में इसका स्थापना हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ जरा बताइए तो? राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। किसका? आरबीआई का। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर कौन था, तो आप कहिएगा कि ओसबॉर्न स्मिथ। ओस ऑसबॉर्न स्मिथ इसका पहला गवर्नर था। किसका? आरबीआई का। अगर पूछे आपसे कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था, पहला भारतीय गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो आप कहिएगा कि सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो हैं ये पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है। आरबीआई का काम है मौद्रिक नीति को लागू करना।
ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति को लागू करना जो है वो आरबीआई का काम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के जो पहले आरबीआई के कभी गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर रहे हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बताएंगे। क्लियर है? कह रहा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपको मैं बताऊं तो न्यूटन का एक किताब था, न्यूटन का एक किताब था, उस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। याद रखिएगा, किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। इसमें ही इन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ का थ्योरी दिया था, और जो ये लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। अगर न्यूटन का पहला गति का नियम का पहला अगर बात करें तो इन्होंने बताया था कि भैया यही लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में इन्होंने बताया था पहले में। दूसरा में बताया था फोर्स को डिफाइन किया था। किसको डिफाइन किया था? फोर्स को डिफाइन किया था दूसरे लॉ में, यानी एफ इजिकल्स टू एम ए जो आप पढ़ते हैं ये दूसरे लॉ से आया है। तीसरा में कहता है इन्होंने कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात जो है तीसरे में वो दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपिया किताब पूछता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो न्यूटन के द्वारा लिखा गया, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर? तो टोटल 34 किलोमीटर चला था। कितना चला था? टोटल 34 किलोमीटर का डिस्टेंस पहली बार ट्रेवल करा था मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे का जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डलहौजी का कार्यकाल कब से कब है? 1848 से लेकर के 1856 में। और देखिए तो रेलवे कब आया है? रेलवे 1853 में आया है। तो डलहौजी का जो है इसमें योगदान था रेलवे को। क्या रेलवे को लाना, भारत का समृद्ध करना, इस ऐसा इच्छा था अंग्रेज का? तो कहिएगा कि नहीं, भारत को विकसित करना अंग्रेज का तनिक भी इच्छा नहीं था। वो अपने सुविधा के हिसाब से, अपना सुविधा के लिए उन्होंने रेलवे को स्टार्ट किया था। भारत में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है पहली बार ट्रेवल करा था 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। अगर आपसे पूछे कि रेलवे का विकास सर्वाधिक किसके समय में हुआ था, तो कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन जो 1905 में बंगाल विभाजन किया था। रेलवे आयोग का स्थापना किसके समय में हुआ था? ध्यान दीजिए, रेलवे आयोग, रेलवे आयोग का स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आप मार दीजिएगा किसको? डलहौजी को, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, आइए हमारा सेशन खत्म हुआ आज का। आशा और उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानने को मिला होगा, और जो आप पहले से जान रहे होते हैं या जानते हैं उसमें आप रिवीजन करने का आपको मौका मिल गया होगा। अगर चैनल आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और आपके अंदर जो भी सवाल जवाब हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन, इसका, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसका, उसमें जो है टेलीग्राम का लिंक मतलब ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी जा कर के फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।